देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करना है और एलसीएम ये भी इन्हीं नंबरों का निकालना है। ओके, तो देखते हैं। देखो, इसके लिए सवाल क्वेश्चन नंबर 5 था, तो सेम प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, 18 और 117 का पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। दे तो इसमें भी रखा, लेकिन एचसीएफ इसमें देखो कितना दिया, 18m-117, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ एचसीएफ कितना दे रखा है, 18m-117। ठीक, तो हम 18 और 117 का क्या निकालेंगे, पहले ऐसे तो गुणनखंड ये करते हैं, 18 और 117। देखो, 2 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इसके गुणनखंड करते हैं, तो 3 त्रिका 9, 2 बचा 27, 3 एम 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। तो देखो 18 का क्या है हमारे पास, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये गुणन करना है। 18 के और 117 के देखो 3 गुणा 3 गुणा 13। तो ऐसे देखो हम कैसे निकालते हैं, यानी जो नंबर हमें दोनों में मिले, यानी उभयनिष्ठ होना चाहिए दोनों में। ठीक है, उभयनिष्ठ दोनों में क्या है, 3 और 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 गुणा 3 बराबर 9। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में एचसीएफ में कितना दे रखा है, 18m-117, और यहाँ एचसीएफ कितना है, 9। ठीक, तो ऐसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ओके, यहाँ से लिखते हैं एचसीएफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, यहाँ देखो पहला मैंने समीकरण क्या है, एचसीएफ बराबर 18m-117। तो एचसीएफ का मान हमारा कितना है, 9, तो एचसीएफ जगह क्या रखेंगे, 9। ठीक है, बराबर 18m-117। 117 देखो माइनस का अगर पक्षांतर करें तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 9 + 117 बराबर 18m। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और देखो 18m बराबर कितना हो गया, 126। ठीक है, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 126/18। तो m बराबर 18 × 7 126। तो m का मान हमारे पास कितना आ गया, 7। ठीक है, अब हमसे देखो m का ही मान पूछा गया, आगे क्या, साथ ही 18 और 117 का क्या निकाला, एलसीएम। तो देखो एलसीएम हमारा कितना आता है, एलसीएम बराबर देखो, पहले तो जो नंबर उभयनिष्ठ है उन्हें लिख लो, 3 और 3 है, 3 और 3। आगे देखो, 1 2 और 1 13 है, तो 2 गुणा 13, चारों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम बराबर देखो, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 से 18 54, 5 हो गया, 18 एकम 18 और 5 23। तो हमारा एलसीएम कितना है, 234, और m का मान कितना है, 7। ओके, और एचसीएफ कितना है हमारा, 9। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो हमें जांच करना है। ओके, देखो प्राकृत संख्या n के लिए, तो यहाँ देखो प्राकृत संख्या के तरफ n के लिए बोला, तो n बराबर क्या मान लेंगे हम, 1 2 3। ओके, अब देखो हमें क्या दे रखा है, 6 की पावर n, तो चेक करते हैं। ठीक है, जांच किसके लिए, 6 की घात n के लिए। तो देखो 6, n की जगह कितना लेंगे, पहले 1। ठीक, तो यहाँ क्या लिख देंगे, n बराबर 1 रखने पर। ओके, तो देखो 6 की घात n है, तो 6 n ये 1 रखेंगे, तो इसका तो मान 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब n बराबर 2 रख के देखते हैं, 2 रखने पर। तो देखो 6 की घात n बराबर 6 की घात कितनी हो जाएगी, 2। जैसे क्या देखते हैं, 6 गुणा 6 यानी कि 36। ठीक है, देखो कहीं 0 पर आया, 0 पर समाप्त हो सकती है, तो इसमें भी 0 नहीं, ना इसमें 0। ठीक, एक बार और चेक कर लेते हैं, n बराबर 3 रखने पर।
तो देखो 6 की घात n बराबर 6 की घात कितनी हो जाएगी 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो देखो छत्रंग 36, 36 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो छत्रंग 36 3 हो जाएगा, और 6 3 18 और 3 21, कितना आया 216। देखो एक बार भी जीरो पर समाप्त नहीं हो रही, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, n पूरा लिख दो, ठीक है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो ये उसने पहले ही बता रखा है कि ये इससे जब कॉल कैलकुलेशन करेंगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो देखो उसने इसे और इसे, यानी जब इसे हल करेंगे और इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो किस में आएगा, भाज्य संख्या में आएगा। ये तो ये पहले ही बता रखा है, लेकिन हमें सिर्फ ये कंडीशन बतानी है, यानी क्यों भाज्य है। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे फिर बाद में इसे करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे करते हैं। देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है, तो देखो 11 का 7 में गुणा करें तो 11 7 77 हो जाएगा, गुणा 13 प्लस 13, 13 का 77 में गुणा कर देंगे, 13 7 91, 9 बचा, 13 7 91 और 9 कितना हो जाएगा, 91 और 9 100 हो गया, 101 प्लस 13 जोड़ दो, 3 और 1 4, 1 में 0 ऐड होगा 1 और 0 और 1, तो आंसर देखो हमारा कितना है 1014। लास्ट का डिजिट देखो कितना है 4, यानी कि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। तो यहाँ हम अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पहले दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। अब देखो अगर 7 का 6 फिर इससे गुणा करेंगे तो थोड़ी हमारी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी। तो देखो छोटा करने का तरीका क्या होता है, हमें ऐसा नंबर उठाना है जिससे हमारा क्या बन जाना है, 0 बन जाएगा, बन जाए 0। ठीक है, तो देखो 5 1 30, 30 7 210 हो गया, गुणा, ठीक है 4 4 3 12 हो जाएगा, गुणा 2 एकम 2 प्लस 5। ठीक है, अब 2 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 2 नहीं 42 हो गया, गुणा 12 प्लस 5। अब 12 का इसमें कर देंगे तो 0, 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48 और 2 50 प्लस 5। तो इससे सॉल्व करें तो 5000 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो इसके भी देखो, इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे और इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। तो यहाँ लिख देंगे नीचे 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि भाज्य संख्याओं के
2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ओके, इस तरीके से सॉल्व होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो पहले खेल का मैदान, तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्ताकार पथ, और ये अंदर क्या है, मैदान। ओके, आगे देखो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, यानी कि यहाँ से, ठीक है, और एक ही समय, यानी यहीं से, यानी एक ही टाइम पे चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो, सोनिया यहां से चलेगी, ठीक है, तो सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट, 18 मिनट, ठीक है। फिर पुनः यहीं से रवि चलेगा, ठीक है, कौन है, रवि, इसको देखो कितना टाइम लगता है, 12 मिनट, ठीक है। और उसने क्या बोला है, लगता है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलते हैं, तो इनका हमें निकालना क्या, प्रारंभिक, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि दोनों यहाँ कितने टाइम बाद दोबारा फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को याद आता है तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम, क्या, एलसीएम, ठीक है। तो 12 और 18 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो 2 छक 12 और 2 नैम 18, 2 3 6 और 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1, ठीक है। एलसीएम देखो, 2 2 3 और 3, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36। तो ये दोबारा के उसी स्थान पर कितने टाइम बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रवि और सोनिया छत्तीस मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो देखो y बराबर हमें क्या दे रखा है, y बराबर 5 गुणा 13, तो 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। हमें y का मान है हमारे पास कितना है, 65, हमें x का निकालना है। तो x का देखो, x के इंटू क्या लिखा है, 3 और 195, तो 195 गुणा 3 गुणा कर दो, 3 15 1, ठीक है। 3 27 और 1 28, 2 3 3 और 2 5, ठीक है। तो देखो x का मान 585 और y का मान 65, यानी ये जो चीजें लिखी होती है ये गुणनखंड है, तो ये इनके गुणा कर लिया जाता है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। कि हमें ये तो पता है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ दे रखा है भाज्य संख्याएं। ओके, लेकिन हमें कारण बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं तो हैं क्यों। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। देखो पहला क्या है हमारे पास, 7 गुणा 13 गुणा 11 और प्लस में 11, ठीक है। तो देखो पहले 7 का 13 गुणा कर देंगे, 3 7 91 गुणा 11 प्लस 11, 11 का 91 में करें तो 11 एकम 11 1 हो गई, 99 और 1 100 और प्लस का 11, ठीक है। और 11 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1012। ओके, तो यहाँ से देखो ये आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा मान क्या दे रखा है, 7 6 5 4
3 2 1 और प्लस में कितना है 3। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे। देखो पहले 5 और 4 का कर लेंगे, तो इससे हमें क्या होगा, एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, 5 को 20। ठीक है, 20 का 120, 120 सत्ते 840, 840 में 3 का गुणा कर दो, 3 6 का कर दो। ठीक है, तो देखो 6 चौक 24, 2 8 39 49 50, कितना है 50 और 40 प्लस का कितना हो जाएगा 3। अब इसे जोड़ दो, 50 40 प्लस 3, सॉरी डायरेक्ट यहीं जोड़ ही दो, तो 50 और 443 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1012 लिखा और यहाँ क्या लिखा 5043, यानी कि अब इसके और इसके दोनों के गुणनखंड 2 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस और 7 6 5 4 3 2 और 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, क्योंकि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये दे रखे हैं गुणनखंड। ठीक, देखो 7 13 11 गुणनखंडित है, ये 7 6 5 ये सारे क्या है इसके गुणनखंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दी गई आकृत में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही सेम ऊपर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12, तो सेम प्रोसेस से करते हैं। ओके, तो देखो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो x बराबर 2 गुणा 3381, इनका गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2, 2 8 16, 1 2 3 6 और 1 7, 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया 6762। y का निकालते हैं, y का देखो 7 और 161 से आएगा, तो 161 गुणा 7, 7 एकम 7 7 छक्का 42, 4 7 एकम 7 और 4 11। y का कितना आया 1127। अब किसका चाहिए, z का। तो z का देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आएगा। ठीक है, तो जब 7 का हम 161 में अगर भाग करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 161 भाग कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, 2 बच्चा 21 हो गया, 7 3 21, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 23। ओके।